आज के एग्जाम में बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ा देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ इंटर के फिजिक्स का क्वेश्चन। एग्जाम से पहले बिल्कुल क्वेश्चन देख लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। एग्जाम से पहले सभी के पास क्वेश्चन चला जाना चाहिए। तो फटाफट तरीके से यहाँ पे हम 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट तरीके से। फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को, और एक एक क्वेश्चन यहाँ पे देख लेना है। 70 बाई 70 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। PhiloTutor app, it's India's most convenient app for tutors. You can earn up to 20,000 rupees per month spending only 4 hours per day. Philo connects you to more than 10 students of classes 8 to 12 every year. One of the most unique features at Philo, you can follow your own schedule. Teach students hassle-free from anywhere, anytime. You can just teach topics you love. If you are good at just one or two topics, you can join Philo and earn as much you want. You have to help students with concept doubt, sometimes exam preparation or homework help. Pay out easy monthly payments with extra incentives. जितना पढ़ोगे उतना कमाओगे. And you can simply register with mobile number and get audit. Become a part of Philo Premier League. Earn more and learn more. And link in the video description. Download now. चलिए, तो एक बार यहाँ पे क्योंकि सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं, ताकि सारे क्वेश्चन आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो याद रखिएगा, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, तो शून्य होता है। फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, शून्य। सेकंड क्या है, एक वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश कितना होगा। तो याद रखिए, कुल आवेश कितना होगा, तो 1 माइक्रोकूलम होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो अपसरित होती है, ड्रिफ्टिंग होती है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये है आपका विद्युत ऊर्जा का किसका मात्रक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, लेंज का नियम किस संरक्षण सिद्धांत से संबंधित होता है। लेंज का नियम, लेंज का नियम आवेश द्रव्यमान ऊर्जा, तो क्या इससे संरक्षित होता है। याद रखिएगा, लेंज का नियम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो याद रखेंगे ये ऊर्जा से संरक्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी है ना। याद एग्जाम में पूछेगा लेंज का नियम तो ऊर्जा और आवेश, किरचॉफ का पूछेगा, किरचॉफ पूछेगा तो आप आवेश में जाइएगा। ठीक है। मुक्त आकाश का परावैद्युता का मान क्या होता है। मुक्त आकाश का परावैद्युता क्या होता है, तो याद रखेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है। संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा एक बार, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2। 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल, वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। उच्च धारा उच्च वोल्टता, उच्च धारा उच्च वोल्टता दोनों। वान डी ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8, याद रखेंगे राइट आंसर है हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, हाई वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक तार 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया हो तो तार के किसी काट से प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9, याद रखेंगे प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक बार फाइनल टच यहाँ पे दे लीजिए थोड़ा सा, ताकि एग्जाम अच्छा जा सके। डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो डिपेंड्स अपॉन। डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होते हैं, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होते हैं। किस पे आधारित होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 mF है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। 64 है और मिलकर क्या कर रहा है, प्रत्येक की धारिता 5 mF है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। याद रखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20 माइक्रोफैराड।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या अचर रहता है? आवृत्ति, वेग, तरंग लंबाई या आयाम। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर क्या अचर रहता है? तो याद रखेंगे क्या रहता है? आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी जो है वो अचर रहता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 5 ओम प्रतिरोध के तार से विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित हो रही है, बोल रहा है ऊष्मा क्या होगा? तो याद रखिएगा ऊष्मा जो होगा 2800 कैलोरी होगा। ऊष्मा क्या होगा? 2800 कैलोरी होगा, याद रखिएगा इसको। चलिए, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? महो, ओम, एम्पियर या फैराडे? 14 का याद रखेंगे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है। 15 यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ ट्यूब ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो याद रखेंगे आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ाइएगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 है, निर्गत कोण I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होगी? किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति क्या होगी? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, I1 बराबर I2 होगा। ठीक है, I1 बराबर I2 होगा। I1 बराबर I2। ठीक है, I1 बराबर I2। चलो अगला सवाल, दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर क्या होगा? द डेसिमल नंबर 25 इन बाइनरी विल बी, है ना। दशमिक संख्या 25 को द्विधारी में लिखने पर क्या होगा? बहुत अच्छे, याद रखिएगा दशमिक संख्या 25 को बाइनरी में लिखने पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। यदि गोले पर आवेश दिया गया है 10 माइक्रो कूलम, तो इसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का याद रखेंगे। 18 का सही आंसर क्या होगा? चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है? विच सीरीज फॉल इन विजुअल रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? तो याद रखेंगे दृश्य भाग पूछेगा। ठीक है, दृश्य भाग पूछेगा तो बामर श्रेणी पे जाइएगा, और है ना अल्ट्रावायलेट पूछेगा तो लाइमन श्रेणी पे जाएंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? है ना, प्रकाश किरण का तीखे कोर पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? विवर्तन, ध्रुवन, अपवर्तन या व्यतिकरण? क्वेश्चन नंबर 20। सही जवाब क्या होगा 20 का? ऑप्शन नंबर ए, विवर्तन कहते हैं, है ना। चलो अगला सवाल, नीचे दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? तो ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? दोनों को जोड़ देना है, और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, है ना। 3 2 5, 1/5 और 1/4, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई LG और LM में क्या संबंध होता है? LG और LM में क्या संबंध होता है? कल रात में बताए थे 5LG बराबर 6LM, 5LG बराबर 6LM। तो जो ये शर्त को पूरा करेगा वो आंसर हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 5LG बराबर 6LM। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? पानी और कांच का वर्तनांक दिया गया है। कांच से पानी में जाते ही प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण क्या होगा? कांच से पानी में जा रहा है बाबू, तो क्या हो जाएगा? 9/8 हो जाएगा, है ना, 9/8। 23 का ऑप्शन नंबर ए, 9/8। चलिए अगला सवाल, यंग के दीप्त छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए, फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या असर पड़ेगा? है ना, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य दुगना किया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? बराबर, दुगनी, आधी या चौथाई? 24। चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तरंगदैर्घ्य दुगना कर दिया जाए, फ्रिंज की चौड़ाई एकदम जबरदस्त। तभी का आंसर देखो यहाँ पे आता हुआ, फ्रिंज की चौड़ाई जो है आधी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक उत्तल लेंस 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का 3 गुना आवर्ती काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है,
तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 24 सेंटीमीटर दूरी पर 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो लेंस की फोकस दूरी जो है 36 सेंटीमीटर रह जाएगी। 25 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, श्रेणी क्रम एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है? द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, है ना, एलसीआर परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त पूछेगा। तो 26 का हम क्लिक करेंगे किस पे? ऑप्शन नंबर ए पे। ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना है, बहुत अच्छे, एकदम रट लीजिएगा इसको। चलिए 27, प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है, इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक दिया गया है, आवृत्ति पूछ रहा है, तो 50 कॉस दिया है तो आवृत्ति 50 ही होगा। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बूस्टर का नियम क्या होता है? बूस्टर का नियम, बूस्टर लॉ, ए बी सी या डी, बूस्टर का नियम क्या होता है? तो याद रखेंगे बूस्टर का नियम बताए थे, बूस्ट पी के टंटना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बूस्टर का नियम 10 IP। बीटा क्षय उत्पन्न करता है, बीटा डिके प्रोड्यूस, बीटा क्षय क्या उत्पन्न करता है? समभारिक, समस्थानिक, आइसोटेंस या इनमें सभी। तो बीटा क्षय की बात हो रही है, तो बीटा क्षय आइसोबार उत्पन्न करता है। 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, समभारिक उत्पन्न करता है, याद रखिएगा समभारिक। चलो अगला सवाल, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? एक्स, रेडियो, गामा या टेलीविजन? तो याद रखेंगे सबसे कम किसका होता है? गामा किरण का होता है। सबसे कम किसका होता है? गामा किरण का होता है। और सबसे ज्यादा किसका होता है? रेडियो तरंग का होता है। सबसे कम पूछ रहा है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण, और इसकी वेधन क्षमता ज्यादा होती है। चलिए, डी ब्रोगली के बीच कौन सा संबंध होगा? डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच कौन संबंध होगा? 31। तो याद रखेंगे डी ब्रोगली के बीच कौन संबंध होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा बराबर एच बाई पी, लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ट्रांसफार्मर का कोर किस चीज से बना होता है? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ, तो याद रखेंगे ये नरम लोहा से बना होता है। ट्रांसफार्मर कोर किस से बना होता है? सॉफ्ट आयरन से बना होता है, नरम लोहा से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए। कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? कौन सा जो है विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन? कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है? तो याद रखेंगे सही जवाब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आपका त्वरित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है क्या? न्यूट्रॉन। दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात दिया गया है 1:27, इनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो परमाणु संख्या का अनुपात है 1:27, तो नाभिकीय त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी। ये 1:27 है ना, तो 1:27 किस पे चला जाएगा? 1:3 पे चला जाएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। भूतरंगों के लिए आवृत्ति होनी चाहिए, भूतरंगों की आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ग्राउंड वेव शुड बी, भूतरंगों के लिए आवृत्ति कैसी होनी चाहिए? तो याद रखिएगा जब भी भूतरंग का आवृत्ति पूछेगा तो आपको क्लिक करना है ऑप्शन नंबर, है ना, सी, 10 के पावर 5 मेगाहर्ट्ज से अधिक। 35 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो अगला सवाल, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई और द्विध्रुव ई की थीटा से विक्षेपित किया गया कार्य क्या होगा? एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई में ई की दिशा से थीटा में विक्षेपित किया गया कार्य क्या होगा? 36 का ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा W बराबर 1 - cos थीटा वाला आंसर करना है, 1 - cos थीटा, ये याद रखिएगा 1 - cos थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक क्या होते हैं? द मेजॉरिटी करंट कैरिंग इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक चालक क्या होते हैं? होल, अल्फा, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिएगा एन टाइप पूछेगा, एन टाइप जैसे ही पूछेगा आप एन टाइप पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे चले जाइएगा। किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेंसिटिंग पावर, है ना, सबसे अधिक वेधन क्षमता किसका होता है? तो याद रखिए गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, है ना। तत्व में दिया गया है अल्फा कण निकाला गया है, बीटा कण निकाला गया है, तो परमाणु नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगी? है ना, अल्फा कण और बीटा कण निकल रहा है 84 में, तो बोल रहा है कि परमाणु संख्या क्या होगी? 39 का। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? 83 होगा। पूर्ण दृष्टिकरण में
यदि आवेश 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति क्या होगी। क्या पूछा है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जब भी फुल वेव पूछेगा तो आप 50 में 2 से गुना करके 100 कर दीजिएगा, ठीक है। और जब हाफ वेव पूछेगा, अर्ध पूछेगा तो 50 का 50 रह जाएगा। तो सही जवाब है 40 का ऑप्शन नंबर सी, 100 हर्ट्ज। किसी प्रतिरोध का 12 ओम तथा प्रतिबाधा 15 ओम है तो परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, ए बी सी या डी। शक्ति गुणांक क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 41। तो याद रखिएगा शक्ति गुणांक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे 0.125 है ना। चलो अगला सवाल, प्रकाश तरंग के संचरण में दोलन गति की दिशा ध्रुवन तल की दिशा के बीच कोण कितना होता है ना। कोण कितना होता है दोलन तल की दिशा और ध्रुवन तल की दिशा के बीच। तो याद रखिएगा ध्रुवन तल और दोलन तल के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री का कोण बनता है। 42 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 43। याद रखिएगा -1.6 10⁻⁻⁹। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सीलेंट नॉट किसके बराबर होता है, एक्सीलेंट नॉट इज इक्वल टू, एक्सीलेंट नॉट किसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 44। याद रखेंगे एक्सीलेंट नॉट की बात की जा रही है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 8.854 × 10⁻⁻12। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। -12 ये याद रखिएगा पावर -12 है। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, द्विध्रुव आघूर्ण के लिए ए बी सी या डी। द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या सही होगा 45। तो याद रखेंगे 1 dy बराबर 10 के पावर -30 सेंटीमीटर। 1 dy बराबर क्या होगा 10 के पावर -30 सेंटीमीटर। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। यही ए और बी है और इसके बीच बोल रहा है समतुल्य धारिता क्या होगी, है ना। चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी, तो याद रखिएगा C/3 होगा, है ना। 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना C/3। चलो क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। कौन सा संबंध पूछ रहा है कि इसमें सही होगा, है ना। कौन सा संबंध सही होगा, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कौन सा संबंध सही होगा, है ना। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। 1a बराबर हो जाएगा 10⁻⁴ma, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें कौन सा संबंध सही है, ए बी सी या डी। क्वेश्चन नंबर 48, है ना। 48 का याद रखिएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धारा घनत्व बराबर, याद रखेंगे कि धारा घनत्व बराबर होता है I/A, याद रखिएगा इसको। 48 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, धारा घनत्व बराबर, ठीक है ना। चलो अगला सवाल, प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही होगा, ए बी सी या डी। बताइए प्रतिरोध के लिए कौन सा संबंध सही होगा, ठीक है। एकदम एग्जाम में आज एकदम दिल खोल के लिख दीजिएगा, पूरा सब कुछ हम करा दिए, है ना, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ करा दिए बाबू। चलो तो क्या होगा 49 का, चलिए 49 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो बहुत अच्छे। अगला सवाल, चित्र में आई का मान क्या होगा। चित्र में आई का मान क्या होगा ये पूछ रहा है आपका। तो देखो सबको जोड़ देना है, 20 10 30 और 10 कितना होगा 40। सही जवाब क्या होगा 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40 एम्पियर। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 40 एम्पियर, है ना। चलो विभव मापी से निम्नलिखित में कौन मापा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर। विभव मापी से हम क्या मापते हैं, प्रतिरोध, धारा, सेल का ईएमएफ या इनमें से कोई नहीं। विभव मापी से हम क्या मापते हैं, तो याद रखिएगा विभव मापी से मापा जाता है सेल का ईएमएफ। 51 का राइट आंसर क्या होगा, सेल का ईएमएफ, ऑप्शन नंबर सी। सेल का ईएमएफ मापते हैं किससे, विभव मापी से। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा पूछेगा तो 3.6 × 10⁻⁶ के बराबर होता है। 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी।
एक टेस्ला किसके बराबर होता है? तो दोनों चीज याद रखिएगा। एक टेस्ला बराबर ये भी होता है कि एक नटखट लड़का ने, एक नटखट है ना, एक नटखट ने आंख मारी, ये भी होता है, ये भी होता है। और एक टेस्ला बराबर ये भी होता है ना, कि एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक भाभी और है ना, एक देवर और दो भाभी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दोनों याद रखना है आपको, क्या रखना है? दोनों याद रखना है। और किसका मात्रक होता है ये? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। ठीक है, फ्लक्स का मात्रक पूछेगा, फ्लक्स का, तो फ्लक्स का क्या होता है? तो फ्लक्स का होता है ना, फ्लक्स का होता है वेबर, ये भी याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स वेबर, चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला, ये तीनों होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज, तो यहां से याद रखेंगे 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मैग्नेटिक फ्लक्स पूछेगा तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग की वेग पूछी जा रही है, तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, याद रखिएगा 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला सवाल, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा जाएगा तो क्या याद रखेंगे? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। एनर्जी ऑफ फोटोन पूछा जाएगा तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलो एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए। 10 टू द पावर कितना होता है? -19 होता है ना, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सही है? ए, बी, सी या डी? 58। चलिए 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये वाला बिल्कुल सही है। द्विधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? नहीं है। तो द्विधारी योग के लिए कौन सही नहीं है? याद रखिएगा 1 + 1 = 1 दिया गया है, ये सही नहीं है। 1 + 1 पूछ देगा कितना होता है, तो याद रखिएगा 1 + 1 10 होता है ना। चलो, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राइमरी N1 है और सेकेंडरी N2 है, तो क्या होगा? याद रखिएगा N2 जो होगा हमेशा N1 से बड़ा होगा, N2 जो होगा हमेशा N1 से बड़ा होगा। 60 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, N2 जो होगा हमेशा N1 से बड़ा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? बामर श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, लाइमन श्रेणी या पास्चल श्रेणी? हाइड्रोजन बॉन्ड क्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्रम की बामर श्रेणी, है ना, बामर श्रेणी है दृश्य भाग में पड़ती है, और परावैंगनी श्रेणी जो है वो लाइमन श्रेणी में पड़ती है। ठीक है ना, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बामर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो शक्ति क्या होगी? तो याद रखिएगा 1 मीटर फोकस दूरी पूछेगा तो शक्ति पे भी 1 डायोप्टर ही हो जाएगा, है ना। 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 डायोप्टर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप? तो याद रखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए क्या सही है? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एफओ जो होगा एफई से बड़ा होगा, है ना। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण क्या होता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बाय थिन प्रिज्म। पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण पूछ रहा है बाबू, 64। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए एकदम याद रखेंगे 64, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। μ-1 माइनस वाला μ-1a, है ना, ये वाला टिक मत कर देना, म्यू में से 1 जाएगा, 1 में से म्यू नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला सवाल, प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि नहीं बदलती है? तो याद रखेंगे कि भौतिक राशि कौन सी नहीं बदलती है? तो फ्रीक्वेंसी किधर है? हाँ ये है, सॉरी इस पे टिक हो गया, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, ऑप्शन नंबर डी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हवा में प्रकाश का वेग va है और पानी में vw है, तो बोल रहा है क्या होगा? तो याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि हवा में प्रकाश का वेग पानी में प्रकाश के वेग से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। पूछेगा प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो ये भी याद रखिएगा निर्वात में, निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा होता है, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 67, जल के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, जल के लिए क्रांति कोण। और अपवर्तनांक पूछेगा जल का कितना होता है? तो 1.33 होता है,
बर्फ का कितना होता है, तो 1.31 होता है, ठीक है। 48.75, 67 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो बहुत अच्छे। रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर क्या होगा, रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए कालांतर पूछा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। रचनात्मक पूछेगा तो ए के साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यही पूछेगा, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब हम बी के साथ जाएंगे, है ना। कंस्ट्रक्टिव पूछेगा तो ए, डिस्ट्रक्टिव पूछेगा तो बी। चलो ए वाला सही है। प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, प्रकीर्णित प्रकाश तीव्रता के लिए कौन सा रिलेशन सही होगा। याद रखिएगा, आई हमेशा जो होता है 1/λ⁴ के प्रोपोर्शनल होता है, ऑप्शन नंबर डी। क्या याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। कांच के समानांतर सतह की पट्टी की फोकस दूरी क्या होती है, तो कांच के समानांतर पट्टी की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, याद रखिएगा, अनंत होती है। इंग्लिश में देख लीजिए क्या रहता है, इन्फिनिटिव होती है ना, क्या रहता है, अनंत होती है। तो बिल्कुल 70/70 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म में रिवाइज करने के लिए। और आपको बता दें, जो एग्जाम आएगा, एग्जाम के बाद 12:45 में आपका जो आंसर की आपको हम लाइव हो जाएंगे, आंसर की 12:45 में आंसर की आपको दे दिया जाएगा। तो 12:45 में आ जाइएगा। जिसको क्वेश्चन भेजना रहेगा एग्जाम के बाद 9504510500 पे, इस पे आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा एग्जाम के से निकलने के बाद ही, ठीक है, ताकि आपका आंसर की मैं 12:45 में करवा दूं। और 2 बजे आज 2 बजे केमिस्ट्री का, आज 2 बजे केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन दूंगा। 2 बजे लाइव आ जाना, 2 बजे दोपहर से। याद रखिएगा, कल आपका केमिस्ट्री का पेपर है 3 तारीख को, और 2 बजे से मैं लाइव रहूंगा केमिस्ट्री के लिए। तो सब आ जाइएगा बिल्कुल गर्दा उड़ाने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को, एग्जाम में बहुत, है ना, एग्जाम में अच्छे से जाइए और बिल्कुल अच्छा कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। आप लोग का एग्जाम काफी अच्छा जाए, इसी दुआ के साथ मिलते हैं 12:45 में आंसर की के साथ, और 2 बजे केमिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग का सभी का एग्जाम अच्छा जाए। सेशन को फिनिश करते हैं, सभी को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग एक बार रिवाइज यहाँ पे कर ले और एग्जाम में अच्छा